वेल तो मेरा नाम है पीस एंड तुम देख रहे हो पीस 2 को। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे रिग्रेशन टेल ऑफ कल्टीवेशन के चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक। तो यार स्टार्ट करते हैं अपने एक्सप्लेनेशन को बिना किसी टाइम को गवाए। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी को दिखाते हुए, जिसकी हालत देख के हम बता सकते हैं कि ये अपने अंतिम सांसों के अंदर है, जिसके पास एक लड़की आती है जो कि बोलती है कि माँ ने आपके लिए कुछ भेजा है, और साथ में ये इस ओल्ड मैन को देख के तरस भी खा रही होती है, जिसको देख के ओल्ड मैन बोलता है तुम्हारा काफी धन्यवाद। लेकिन जिसको सुन के लड़की बोलती है इसकी जरूरत नहीं, आप बस अच्छे हो जाइए और प्लीज वो सूप बनाना दोबारा से शुरू कर दीजिए। और हम देख पाते हैं कि लड़की यहाँ ये खाना देख के वापस चली जाती है। और यहाँ पे ये बूढ़ा आदमी हमें बताता है कि एक पृथ्वीवासी है, एक सिविलाइज दुनिया में रहने वाला। वो बताता है कि 50 साल हो चुके हैं उसे इस दुनिया में आए हुए। वो बताता है कि कैसे वो अपनी कार के अंदर साथ में उसके डायरेक्टर किम और सभी के साथ वो कंपनी वर्कशॉप की ओर थे, लेकिन अचानक से वो किसी लैंडस्लाइड की चपेट में आ जाते हैं। और जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो उनके सामने थी एक अजीब दुनिया, जहाँ पे उन्हें एक बड़ी लोमड़ी दिखती है जिसकी 3 पूंछें थी, साथ में 2 फनों वाला विशाल सांप, और इसके साथ ही कुछ ऐसे लोग जो हवा पे उड़ सकते थे। और वो बताता है कि वो एक नोवेल की दुनिया में गिर गया था जिसको वो कभी कभार पढ़ा करता था। और साथ ही में वो बताता है इसके बावजूद भी उसे पता था कि उसके जो साथ में काम करने वाले होंगे उनकी जिंदगी सबसे ज्यादा बेहतर होगी, लेकिन बस मुझे छोड़कर। एंड आगे वो बताता है फिर क्या, सीज लाइक बीइंग नीचे उतरे जिन्होंने मेरे कोवर्कर के मिथिकल टैलेंट को बचाना और एक एक करके उन्हें आसमान में ले गए, और अंत में मैं और डायरेक्टर किम इस दुनिया के अंदर बचे। अगर सच बताऊं तो हमारे अंदर एक आशा थी कि हमारे साथ कुछ बढ़िया होगा, लेकिन डायरेक्टर किम और मेरे पास कोई भी स्पेशल एबिलिटीज नहीं थी, और वैसे भी हम इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। बस हम एक ही चीज कर सकते थे, वो था मैनुअल लेबर। और यहाँ पे वो आगे बताता है कि फिर 6 महीने बाद डायरेक्टर किम ने उससे बताया कि अब वो ऐसे अब नहीं जी सकते। उन्होंने अपने पूरे पैसों का यूज करके थर्ड रेट मार्शल आर्ट की वो खरीदी जो कि सड़कों पे बिकती थी। और फिर क्या, बस 3 महीनों के अंदर उन्होंने उसको पूरा मास्टर कर दिया और एक अच्छे खासे मार्शल आर्टिस्ट बन गए। साथ में उन्होंने इस देश के लिए काम किया, जिसकी वजह से उन्होंने और ज्यादा एडवांस मार्शल आर्टिस्ट सीखी। और फिर एक दिन वो पावरफुल वॉरियर बनने के बाद वो जांगो के लिए निकल गए, मुझे पीछे छोड़कर। मैं बस ये सोच रहा था कि क्या मेरे साथ भी कुछ स्पेशल हो सकता है, लेकिन अंत में मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। और 50 सालों बाद मैं बस एक बूढ़ा आदमी हूँ जो कि ठंड से मर रहा है। यहाँ पे हम उस बूढ़े आदमी को देख पाते हैं जिसके मुंह से विमल निकल रहा होता है। वो अपनी आखिरी सांसों में बस ये बोलने की कोशिश कर रहा होता है कि वो अर्थ से है। यहाँ पे वो बताता है कि उसने अपना पूरा दिया इस जिंदगी को जीने के लिए। उसने यहाँ की भाषा सीखी, लिखना सीखा और अपना कमाई का एक जरिया बनाया। उसने छोटा सा जमीन खरीदा जिसपे उसने अपना घर बनाया। साथ में ले का यूज करके उसने साबुन बनाया, क्योंकि ये दुनिया मेडिवल चाइना के समय की थी। यहाँ पे सोप एक नया कॉन्सेप्ट था, लेकिन यहाँ पे वो बताता है लेकिन उसके बाद भी उसके रेसिपी को चोरी करके उसी को इस मार्केट से बाहर निकाल दिया गया। और यहाँ पे वो बताता है बस अब मैं इंतजार कर रहा हूँ मौत का, क्योंकि मुझे इस दुनिया ने अपनाया नहीं। और यहाँ पे हम उस बूढ़े आदमी को देख पाते हैं जो कि बोल रहा होता है रोते रोते, तुम क्या चाहते हो मुझसे अब करवाना, मैंने अपना पूरा दिया, मैं क्या करता, मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया। अगर फिर भी मेरे पास कुछ स्पेशल नहीं था, बार बार मुझसे वो चीजें छीन ली गई जो मेरी थी। अब मेरे पास इतनी भी एनर्जी नहीं कि मैं इन आंखों को खोल सकूं। और वो यहाँ पे बताता है कि अगर उसके पास थोड़ी भी और पावर होती तो उसने और भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश की होती, और ये अपॉर्चुनिटी सब बोलते उसकी यहाँ पे मौत हो जाती है। और इसी के बाद हम एक फ्लैश देख पाते हैं। उसके बाद हम एक जवाना इंसान को देख पाते हैं जो कि अपने हाथों को देखते हुए बोलता है, वो बोलता है क्या मैं जिंदा हूँ, ये तो वही क्लोथ्स है जो मैंने अर्थ में पहने थे। और हम जान पाते हैं कि ये वही बूढ़ा आदमी है। और साथ ही में वो अपने कोवर्कर्स को देखता है जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। और यहाँ पे उसको एक चीज हिट होती है, वो रियलाइज करता है कि वो इस दुनिया में बिना किसी पावर के नहीं आया है, उसके पास एक पावर है। उसके पास पावर है रिग्रेशन की, बोले तो बार बार जिंदा हो जाने की। तो यार यहीं से हमारे एमसीयू का पहला रिग्रेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम मैनेजर किम को देख पाते हैं जो कि काफी कंफ्यूज होते हुए बोलते हैं, अरे हम तो बस कंपनी ट्रिप के अंदर थे। वैसे तो भाई लोग मैनेजर किम का नाम सुन के काफी लोगों के कान खड़े हो गए होंगे। ऑब्वियसली एक लोकिज्म का कैरेक्टर है और ये इसकी खुद की भी मानवा जो कि टॉप नॉच है ऑब्वियसली, और लोकिज्म भी खुद में टॉप नॉच है। तो यार इसका कंपैरिजन तो इससे किया नहीं जा सकता। तुम ऐसा सोच रहे हो, मत सोचो भाई, क्योंकि ये जो मैनेजर किम है ये भी
कुछ ऐसा वैसा नहीं है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इस मानवा के अंदर। अगर तुम्हें स्पॉइलर ना दूं तो ऑब्वियसली इस मानवा की स्टोरी इसके अराउंड काफी ज्यादा रिवॉल्व करती है और ये खुद में ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होने वाला है। ऑब्वियसली तुम्हें अभी अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन बिलीव मी गाइस, आने वाले जो एक्सप्लेनेशन होने वाले हैं वो सच में इतने फाड़ू होने वाले हैं और पर्सनली तुम इस कैरेक्टर को बहुत ज्यादा प्यार करने वाले हो। तो जैसा कि हम अपने स्टोरी के अंदर थे, यहाँ पे मेजर किम के पीछे जो अपना एमसी होता है वो वही पुरानी याद करने लगता है कि कैसे वो इस दुनिया के अंदर आया था, कैसे उसकी गाड़ी लैंडस्लाइड पे गई और वो लोग यहाँ आ गए, क्योंकि ये काफी पुरानी याद थी तो उसको ये चीज याद करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि उसके पीछे कोई तो उसको आवाज देता है जो कि बोलता है उससे, हे मेजर सीओ। लेकिन अपना एमसी तो अपने ख्यालों में डूबा हुआ था, वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि अब वो इस रिग्रेशन में क्या करेगा, इस लाइफ में अब वो क्या करने वाला है, क्योंकि ज्यादातर जो रिग्रेशन की कहानियां होती हैं वो तो फ्यूचर की पावर को यूज करने के बाद ही आती है, लेकिन उसको तो बस सोप बनाना आता था। लेकिन भाई जो उसके पीछे था वो इतना ज्यादा पेशेंट नहीं था, वो उसके कंधे को पकड़ते हुए चिल्लाता है, माना जैसे और यहाँ पे अपना एमसी पीछे मुड़ते हुए बोलता है, ओ सेक्शन चीफ मुझे माफ करिएगा, मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था। लेकिन ये जो सेक्शन चीफ होता है ये बिना रुके सीधे हमारे एमसी की ठुड्डी पे एक मुक्का पेल देता है और यहाँ पे इसको देख के उसके जितने भी कोवर्कर होते हैं वो शॉक हो जाते हैं। और ये जो अपना सेक्शन चीफ होता है ये रुकता नहीं है, ये गालियां देना शुरू कर देता अपने एमसी को। ये बोलता है, अब साला चूते का क्या, तू सो गया था क्या गाड़ी चलाते चलाते, वो भी माउंटेन्स के ऊपर, तूने तो हम सबको मार ही दिया था। और यहाँ पे अपना एमसी जो की चीजों को बस प्रोसेस ही कर पा रहा था, वो बोलता था कि यार वो इस चीज के बारे में भूल गया था कि काफी समय हो चुका है, ऑब्वियसली 50 साल बीत चुके हैं जब किसी ने उसको इस टाइटल से बुलाया है, तो यार ये भूल ही गया था कि इसको बुलाया जा रहा है। और यहाँ पे जो अपना सेक्शन चीफ होता है वो बोलता है, मदरसियो क्या तेरे को तेरी जॉब प्यारी नहीं, क्या तुझे अपनी जॉब खोनी है, जब हम वापस लौटेंगे। और यहाँ पे अपना एमसी इसको देखते हुए बोलता है, अरे हाँ ये तो सेक्शन चीफ जो मिंगुन है, ये बोला तो एक कुत्ते का बच्चा है साला। वैसे ये नेफ्यू था जोन मिंगू, मैनेजिंग डायरेक्टर जो इस कंपनी में मैं काम करता था। ये हरामी काफी ज्यादा लकी था क्योंकि ये 32 साल की उम्र में सेक्शन चीफ बन गया नेपोटिज्म की वजह से। और यहाँ पे हम देख पाते हैं अपने एमसी को जो कि गिरा हुआ होता है और यहाँ पे सेक्शन चीफ उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है, लेकिन जो दूसरा कोवर्कर है उसे शांत करने में लगा होता है। वो बताता है कि मैनेजर शिव चाहे कुछ भी कर लेता लेकिन वो लैंडस्लाइड को नहीं अवॉइड कर पाता। और यहाँ पे जो सेक्शन चीफ होता वो तो किसी की बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता। वो बोलता है, चीफ हो क्या आप गुस्सा नहीं हो, ये साले हरामी सो रहा था जिसकी वजह से हम इस सिचुएशन के अंदर है। और यहाँ पे हम अपने एमसी को देख पाते हैं जो कि अपने आप को उठाते हुए बोलता है, हाँ मैं सच में सो गया था, लेकिन उसका रीजन था क्योंकि इस साले ने मेरे को अपना काम करने के लिए दे दिया था, जिसकी वजह से मुझे लेट नाइट तक भी जग के काम करना पड़ा। और साथ ही में कार चलाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं सेक्शन चीफ की थी। और यहाँ पे हम सेक्शन चीफ को देख पाते हैं जो कि अभी भी लड़ रहा होता है। वो बोलता है, इस चूते की वजह से हम लोग यहाँ सब फंस गए। और यहाँ पे अपना एमसी उठते हुए बोलता है, हाँ मुझे धीरे धीरे 50 साल पुरानी यादें आना शुरू हो गई। उस समय मैं काफी ज्यादा शौक था, जिसकी वजह से मैंने सेक्शन चीफ से माफी मांग ली थी। मुझे लगा कि मैं गलत था और ऐसे ही आने वाले मेरे 50 साल भी बीते जहाँ पे मैंने ग्रुप ऑफ बैंडिट्स के सामने अपना माथा टेका जब वो मेरी चीजें चुरा रहे थे, साथ ही में उस कुत्ते मार्शल आर्टिस्ट के सामने जिसने मेरा मजाक उड़ाया, और साथ ही में रीजनल ऑफिशियल के सामने जिसने टैक्सेस के नाम पे मेरी सारी बिलोंगिंग ले ली। और यहाँ पे हम अपने एमसी को देख पाते हैं जो कि अपने खून को पोंछते हुए सोचता है, वो कहता है कि हाँ मैंने इन 50 साल में एक चीज रियलाइज की है कि मुझे अपना गुस्सा उन लोगों के सामने कंट्रोल करना पड़ेगा जिसको मैं हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे अपना एमसी सीधे सेक्शन चीफ से बोलता है, मुझे पता है कि आप गुस्सा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे। और यहाँ पे अपना सेक्शन चीफ का दिमाग घूम गया होता है और वो मुक्का मारते हुए अपने एमसी से बोलता है, क्या साला है तुझे लड़ाई करनी है मेरे से। और यहाँ पे अपना एक पंच रख देता अपने एमसी के ऊपर। यहाँ पे अपने एमसी उस पंच को लेते हुए बोलता है, वैसे मुझे उन लोगों के सामने झुकने की जरूरत नहीं है जिसको मैं हैंडल कर सकता हूँ। और यहाँ पे ये घुमा के मुक्का मारता है सेक्शन चीफ की ठुड्डी पे, जिसको देख के इसके जितने भी कोवर्कर होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक होते हैं। ऑब्वियसली अपना एमसी पिछली लाइफ में तो बिल्कुल ऐसा नहीं रहा होगा, लेकिन एक बात है, इस सेक्शन चीफ की पिटाई देखने में मजा तो बहुत आ रहा है। यहाँ पे अपना एमसी इसको पेलते हुए बोलता है, पिछली लाइफ के अंदर मुझे मार्शल आर्टिस्ट ने मारा है, मुझे बैंडिट्स ने मारा, मुझे ऑफिशियल्स ने मारा क्योंकि मैं टैक्स नहीं दे पाया। यहाँ पे अपना एमसी उसको अभी भी पेलते हुए बोलता है, इस वायलेंस की दुनिया के अंदर
मेरे पास कुछ है जो इन लोगों के पास नहीं है, और वो है वायलेंस। वो बोलता है कि जब तुम किसी को आंख में मारते हो तो उनका फियर एम्पलीफाई हो जाता है, और बस मार खाने के बाद दो ही चीजें वापस निकलती हैं, और वो है। और यहाँ पे सेक्शन चीफ बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और यहाँ पे हम सेक्शन चीफ के सूजे हुए चेहरे को देख पाते हैं। यहाँ पे उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, और यहाँ पे अपना एमसी बताता है भले ही मेरे पास मिथिकल टैलेंट नहीं हो जिसको ट्रांसेंडेंटल बताता है, भले ही मेरे पास अमेजिंग मार्शल आर्ट स्किल्स नहीं हो जो मुझे मार्शल आर्ट की दुनिया में फेमस कर दे, बट मेरे पास एक एबिलिटी है जिससे मैं अपनी तकदीर बदल सकता हूँ। और इसी ऑसम पैनल के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। और या नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम ये देख पाते हैं कि जो अपना सेक्शन चीफ होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए कर रहा होता है दर्द में, और यहाँ पे जो अपना एमसी होता है और उसके पीछे कलीग्स होते हैं उनमें से अपना मैनेजर किम आगे बढ़ते हुए बोलता है माजो तुम अपने कलीग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जिसको सुन के अपना एमसी बोलता है आप सही हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था। और आप सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हुए होंगे। यहाँ पे अपना एमसी उनके सामने झुक के माफी मांगने लगता है, और साथ ही में वो सोचता है वैसे भी मैं इन लोगों को तब तक नहीं दिखूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। और यहाँ पे अपना एमसी उनसे माफी मांगते हुए बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ। यहाँ पे जो अपना मैनेजर किम होता है वो उससे बोलता है ठीक है सेक्शन चीफ जियोन काफी ज्यादा हार्श था, लेकिन तुम भी कुछ कर नहीं सकते थे इस चीज में, लेकिन तुमने इस चीज के अंदर काफी ज्यादा ओवर रिएक्ट किया है, इसलिए तुम मुझसे जाके डायरेक्टली माफी मांगो। जिसको सुन के जो अपना सीईओ होता है जिसने अभी भी अपने सर को झुका रखा होता है वो कहता है लेकिन मैं मैनेजर किम को आगे देखने वाला हूँ। और यहाँ पे वो मैनेजर किम का जवाब देते हुए बोलता है ठीक है मैनेजर किम आप सही हैं। और साथ ही में वो बताता है कि कैसे मैनेजर किम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बन जाएंगे जब वो सीखना शुरू करेंगे। अगर वो इस लाइफ के अंदर उनको सपोर्ट करता है तो शायद इसके बदले उसको कुछ मिले। और यहाँ पे वो बोलता है तो इसका मतलब ये है कि मुझे इनके सही दृष्टिकोण में आना होगा, जिसकी वजह से अपना एमसी सीधे सेक्शन चीफ के सामने जाता है और अपना हाथ देते हुए बोलता है सेक्शन चीफ मुझे माफ कर दिए, मेरा रिएक्शन अच्छा नहीं था, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। एंड ऑब्वियसली जिसको देख के जो सेक्शन चीफ है वो अपना मुंह बनाता है और काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है तू साले। और यहाँ पे वो रुक जाता है, वो अपने एमसी को देखता है और अपने मुंह को मोड़ लेता है। एंड ऑब्वियसली ये रिएक्शन काफी ज्यादा नॉर्मल था क्योंकि अपने एमसी ने कुछ देर पहले इसको कुछ ज्यादा ही पेल दिया होता है। तो यार आगे हम देख पाते हैं मैनेजर किम को जो कि जंगल की ओर देखते हुए बोलता है अरे यार हमको इस जंगल से तो बाहर निकलना पड़ेगा, हमें शायद एक विलेज को ढूंढना पड़ेगा। जिसको सुन के अपना एमसी मन में गया था वैसे काफी ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग करने के लिए, लेकिन डायरेक्टर इस दुनिया के अंदर कॉमन सेंस के लिए कोई जगह ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे इमॉर्टल्स जंगलियों की तरह उड़ते हैं ताकि वो अपनी अमरता को बचा सके। साथ ही में इस दुनिया का बस एक ही रूल है कि यहाँ पे शक्तिशाली कमजोर को खा जाता है, और साथ में इस दुनिया के लोग अपनी तलवारों से एक दूसरे से लड़ते हैं ऐश्वर्य और अपने सम्मान के लिए। तो यार आगे हम देख पाते हैं अपने एमसी और उसके कलीग्स को जो कि एक बड़े से झरने की किनारे थे। यहाँ पे अपना एमसी बताता है कि इस जंगल का नाम असेंशन पॉड है और साथ ही में इसके आसपास कोई गांव शहर या देश नहीं है। एंड आगे ही हम अपने एमसी को देख पाते हैं जो कि अपने मैनेजर से बोलता है मैनेजर वैसे भी शाम होने वाली है, क्यों ना एक सेफ जगह देख के वहाँ पे शेल्टर लगाया जाए। यहाँ पे जिसको सुन के अपना मैनेजर बोलता है वैसे तुम सही बात कर रहे हो, लेकिन कार का क्या, उसमें काफी ज्यादा सप्लाई थी जो कि हमने वर्कशॉप के लिए पैक की थी। जिसको सुन के अपना एमसी बोलता है अरे यार ये तो बिल्कुल सेम है, लेकिन ये लोग कार को नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन अगर मैं इनसे ये कहूंगा तो ये मेरा विश्वास नहीं करेंगे। और यहाँ पे वो सोचता है ठीक है मैं इनको कार को ढूंढने दूंगा, और साथ ही में मेरा कोई इरादा नहीं है इनको कन्विंस करके अपनी एनर्जी वेस्ट करने का। और यहाँ पे वो अपने कलीग से बोलता है क्यों ना हम दो टीमों में बढ़ जाएं, जिसमें से एक टीम शेल्टर को देखेगी और दूसरी टीम कार को ढूंढेगी। और साथ ही में वो उन सब से बोलता है ठीक है हम सब भी लोग यहीं पे मिलेंगे अंधेरा होने से पहले। तो आगे हम देख पाते हैं कि अंधेरा हो चुका होता है और साथ ही में हम एक शेल्टर टाइप बोले तो एक गुफा देख पाते हैं जिसके अंदर से रोशनी आ रखी होती है, जहाँ पे हम एक कैंप फायर देखते हैं जिसके आसपास अपने एमसी कलीग्स बैठ के कुछ तो खा रहे होते हैं। जिसमें से एक लड़की बोलती है मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, जब लैंडस्लाइड हुई तो हम तो गाड़ी के अंदर थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि गाड़ी के बिना हम लोग यहाँ पहुंच गए। यहाँ पे जिसको सुन के अपना मैनेजर भी बोलता है यार ये चीज तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। और यहाँ पे हम देख पाते हैं उनमें से एक लड़की खाने की तारीफ करती है, वो कहती है कि यार ये तो चेस्टनट जैसे टेस्ट करते हैं। जिसको सुन के अपना एमसी बोलता है मुझे पता है काफी ज्यादा क्रंची है, मेरे पास काफी ज्यादा है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें और भी दे सकता हूँ। और यहाँ पे मैनेजर किम अपने एमसी की तारीफ करते हुए बोलता है ये काफी ज्यादा सीरियस सिचुएशन है, लेकिन तुम्हारी वजह से हम यहाँ पे मजे कर पा रहे हैं। और अगर मैं सही तरीके से याद करूँ तो तुम गाड़ी चला के काफी ज्यादा थक गए थे क्योंकि तुमने पिछली रात काफी ज्यादा काम किया था। और साथ ही में हम सेक्शन चीफ को भी देख पाते हैं जो कि मैनेजर किम के पीछे लेटा हुआ था। ऑब्वियसली इन सब के साथ बैठ के खाना नहीं खा रहा था क्योंकि इसका पेट भरा हुआ था, क्योंकि इसने खाई तो थी अपने एमसी से मार। तो
यार आगे हम देख पाते हैं अपने एमसी कलीग्स को जो कि उसकी तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि उसने ये जगह ढूंढी हुई थी। और यहाँ पे अपना एमसी अपने मन के अंदर कहता है मेरी पिछली जिंदगी के अंदर हमने ये जगह जंगल में काफी घंटों तक गुम होने के बाद पाई थी। और साथ ही में वो अपने कोवर्कर की तारीफ को सुनने के बाद बोलता है नहीं मैं बस काफी ज्यादा लकी था। जिसको सुन के उसके कोवर्कर्स बोलते हैं कि बड़ी तुम्हें थोड़े बहुत कॉम्प्लीमेंट्स लेने चाहिए। यहाँ पे अपना एमसी जिसको सुन के हंसता है और कहता है ठीक है मैं इस पल को एंजॉय करने वाला हूँ क्योंकि आज की रात वो आखिरी पल होगा जिसमें हम सभी लोग इस तरीके से हंस सकते हैं। एंड यहाँ पे अपने एमसी ने ऐसी बात क्यों कही होती है वो तो हमें नेक्स्ट पैनल के अंदर ही पता चल जाता है। जहाँ पे अपना एमसी काफी खराब हालत में होता है, उसके माथे से पसीना निकल रहा होता है और वो बोलता है मैं इस जंगल के राजा को अपनी ग्रीटिंग्स ऑफर करता हूँ। और यहाँ पे हम अपने एमसी के सामने देख पाते हैं एक लोमड़ी को जो कि काफी ज्यादा बड़ी और भयानक होती है। उसकी 3 पूंछें होती है। यहाँ पे वो बोलती है तुम इंसानों की खुशबू काफी ज्यादा यूनिक है। हजारों सालों तक जिंदा रहने के बावजूद भी मैंने तुम जैसे इंसानों को कभी भी स्मेल नहीं किया। और यहाँ पे हम अपने एमसी कलीग्स को देख पाते हैं जो केव से बाहर आते हुए अपनी आंखें मलते हुए बोलते हैं मैं सीओ। और जैसे वो अपनी आंखें खोलते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते एक मॉन्स्टर। और यहाँ पे सीओ चिल्लाते हुए उनको बोलता है अरे जंगल के राजा को अपनी तमीज दिखाओ, अपने घुटनों पे बैठो। और यहाँ पे वो लोमड़ी अपने मुंह को चाटते हुए बोलती है हाँ, जितनी भी बार मैं ह्यूमन के सामने आई हूँ मुझे हमेशा याद आता है कि वो कितने ज्यादा गधे और बदतमीज थे जिसकी वजह से मैं हमेशा से उनके हाथ पैरों को तोड़ देती थी। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें पता है कि मुझे कैसे ट्रीट करना है, इसकी वजह से मैं तुम्हें माफ करती हूँ। और यहाँ पे हम सीओ को देख पाते हैं जिसने लोमड़ी के सामने अपना माथा टेका हुआ होता है और साथ ही में लोमड़ी बोलती है लेकिन फिर भी तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी मेरी टेरिटरी में घुसने के लिए। अगर तुम में से कोई मुझे अपना एक हाथ ऑफर करे तो मैं तुम्हें यहाँ पे रुकने दूंगा। और यहाँ पे इस चीज को सुनने के बाद अपना सीओ बताता है कि कैसे पिछली जिंदगी के अंदर जब इनके सामने मॉन्स्टर आया तो ये घबरा के चिल्लाने लगे जिसकी वजह से इस लोमड़ी को काफी ज्यादा गुस्सा आया। और फिर क्या, फिर हम लोग बस अपनी कवर में पहुंच ही गए थे। लेकिन लगता है कि इस बार इस लोमड़ी को मेरे मैनर्स अच्छे लगे। और यहाँ पे वो जो लोमड़ी होती है वो अपने मुंह को चाटते हुए बोलती है ठीक है तो कौन मुझे अपना एक हाथ देगा। जिसको सुन के सीओ मन में कहता है ठीक है इस बार हमारे सारे हाथ पैर नहीं बस एक आदमी का हाथ इतना ही है जो कि हमें सेक्रीफाइस करना होगा। वैसे भी एक खोया हुआ आम हील कर दिया जाएगा उन कल्टीवेटर्स द्वारा जो कि यहाँ पे 2 दिन बाद लौटेंगे। और वैसे भी मेरे पास वो जड़ी बूटी है जिसकी वजह से मैं अपने दर्द को कम कर सकता हूँ। जिसकी वजह से सीओ अपने हाथ को आगे करते हुए बोलता है ठीक है मैं अपने हाथ को ऑफर करता हूँ। जिसको सुन के उसके जितने भी कलीग्स होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। और यहाँ पे वो जो लोमड़ी होती है वो उसके हाथ को लेते हुए बोलती है लगता है तुम्हें तुम्हारे मैनर्स पता है, जिसके बदले मैं इसको जितना पेनलेस हो सके उतना करने की कोशिश करूंगी। और यहाँ पे हम देख पाते कि अपने एमसी का उसने एक हाथ ले लिया होता जिसकी वजह से अपना एमसी काफी तेजी से चिल्ला रहा होता है। हम उसके कोवर्कर्स को देख पाते हैं जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी होती है। यहाँ पे अपना एमसी रोते हुए बोलता है वो जड़ी बूटी मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है और वो जल्दी से उस जड़ी बूटी को खा लेता है। और यहाँ पे हम उस लोमड़ी को देख पाते हैं जो अपने मुंह के खून को चाटते हुए बोलती है मुझे लगा कि तुम डिफरेंट टेस्ट करोगे क्योंकि तुम्हारी खुशबू डिफरेंट है लेकिन तुम्हारा टेस्ट तो दूसरे इंसानों जैसा ही है। असल में तुम्हारा टेस्ट तो उनसे भी खराब है क्योंकि तुम्हारी नसों में काफी ज्यादा इम्प्योरिटीज है। यहाँ पे हम सीओ को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा दर्द में होता है और वो कहता है हर्ब की वजह से मेरा पेन काफी ज्यादा कंट्रोल हो चुका है। और यहाँ पे वो लोमड़ी को बोलता है मुझे माफ करेगा मेरी ऑफरिंग अच्छी नहीं थी। और यहाँ पे वो लोमड़ी चाहते हुए बोलती है ठीक है मैं अपनी टेरिटरी के अंदर तुम्हें 7 दिन रुकने की मोहलत देती हूँ और वैसे भी तुम नहीं मरोगे मेरी डिवानिटी की वजह से। यहाँ पे हम देख पाते कि वो लोमड़ी वहाँ से जा चुकी होती है जिसके बाद हमारे एमसी को वर्कर्स उसकी मदद करने के लिए भागते हैं। यहाँ पे अपना एमसी उनसे बोलता है उससे पहले हमें अंदर जाना होगा उसके बाद मैं आप सबको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। वो बताता है कि कैसे वो इस सुबह इस फॉक्स से मिला और इस फॉक्स ने उसे बताया कि वो मुरिम के अंदर है। जिसको सुनने के बाद जो मेजर किम होता है वो शॉकिंग तरीके से बोलता है कि क्या तुम्हारा मतलब है हम मुरिम के अंदर है, मैंने तो ये चीज इमेजिन ही नहीं की थी। जिसको सुन के आस पास के कोवर्कर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ पे अपना एमसी उनसे बताता है कि अभी हम लोग सेफ है 1 सप्ताह के लिए क्योंकि वो लोमड़ी मेरा एक हाथ ले गई है। और यहाँ पे मेजर किम बोलता है उससे तो क्या 1 हफ्ते के बाद फिर क्या होगा। यहाँ पे अपना एमसी दर्द में होते हुए बोलता है हमें कुछ उसे देना होगा। जिसको सुनने के बाद उसके कोवर्कर काफी ज्यादा डर जाता है। यहाँ पे अपना एमसी उनसे बोलता है कि मुझे थोड़ा नींद आ रही है, मुझे थोड़ा आराम करना होगा। तो
अब यहाँ पे रात हो चुकी होती है। हम यहाँ पे अपने एमसी को देख पाते हैं जो कि केव के अंदर आराम कर रहा होता है एंड यहाँ पे उसे उसके कोवर्कर्स की आवाज आ रही होती है, जिसमें से एक कोवर्कर्स की आवाज आती है, सेक्शन चीफ जियोन, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, मेजर सीओ ने अपना एक हाथ कुर्बान किया हमारे लिए। और यहाँ पे जिसकी वजह से अपने एमसी की नींद खुल गई होती है। अपना एमसी सुन रहा होता है कि कैसे वो लोग बात कर रहे हैं। उनमें से एक बोलता है, मैं तुमसे एग्री करता हूँ, लेकिन तुम बताओ कि अगले हफ्ते कौन अपना पैर और एक हाथ देना चाहेगा। यहाँ पे हम देख पाते हैं उन कोवर्कर्स को, जिसमें से ब्लैक जैकेट वाला बोलता, लेकिन मेजर सीओ काफी ज्यादा यूजफुल है, उन्होंने तो हमें खाना और साथ में रहने की जगह भी दी है। जिसको सुन के सेक्शन चीफ बोलता, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ हम उससे एक हफ्ते के अंदर सारी चीजें सीख लेंगे। वैसे भी वो अपना एक हाथ तो लूज कर ही चुका है, इसकी वजह से वो काफी देर तक लास्ट तो करेगा नहीं। यहाँ पे हम देख पाते कि उसके पीछे अपना एमसी आ चुका होता है और आगे यहाँ पे सेक्शन चीफ बोलता, इसीलिए हम उससे फिर से सेक्रीफाइस करवाएंगे। और यहाँ पे हम अपने एमसी को देख पाते हैं जिसने अपने एक हाथ को जेब में डाला होता है और दूसरा हाथ तो होता ही नहीं है, और वो ये सारी चीजें सुन रहा होता है। और उसके एक्सप्रेशन को देख के हम बता सकते हैं कि अब कुछ अलग ही होने वाला है। तो यार इसके साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। तो नया चैप्टर के अंदर हम ये देख पाते हैं कि अपना एमसी अपने सेक्शन चीफ के पीछे खड़ा होता है। यहाँ पे सेक्शन चीफ उसके अगेंस्ट में प्लानिंग बना रहा होता है कि कैसे वो अपना एक हाथ खो चुका है, अब उसके पास ज्यादा एनर्जी नहीं बची कि वो आगे तक जिंदा रह पाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि वो हर सप्ताह के अंदर अपना एक हाथ या पैर दे दे फॉक्स को, ताकि इन लोगों को ये खाए नहीं। जिसको सुनने के बाद अपना एमसी काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो साइड से एक पत्थर उठाता है और उसको उठाते हुए बोलता है, ये प्लीजिंग तो बिल्कुल नहीं है। जिस हिसाब से मैं 50 साल तक पिटा हूँ और जिस वॉयलेंस से मैं गुजरा हूँ, उसकी वजह से मेरा दिल इतना कठोर हो गया कि मॉडर्न डे मैन लाइक जियोन म्योंग को तो मैं अपने एक हाथ से ही मार सकता हूँ। यहाँ पे वो सेक्शन चीफ को देखते हुए एक बारी तो खुद से सवाल करता है, क्या मुझे इसको मार देना चाहिए, लेकिन वो खुद सोचते हुए उस पत्थर को नीचे रख देता है। और यहाँ पे वो अपने मन में कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि शायद ये हो सकता है कि इतने ज्यादा डर की वजह से हमारा दिमाग पैरालाइज हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे क्रूएल बनता हूँ तो ये मेरे डायरेक्टर किम के रिलेशनशिप के साथ काफी बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है। और यहाँ पे अपना एमसी गुफा में आके वापस से बैठ जाता है। उसको तभी एक जोर से आवाज आती है जहाँ पे बोला जा रहा होता है, हे जॉन म्योंग, अपने मुंह को बंद कर ले चूतिया, क्या तुझे अपना एंकल फिर से तोड़वाना है क्या। और जिसको सुन के अपना एमसी हंसने लगता है। वो बोलता है, हाँ मैं जानता था कि वो काफी अच्छे इंसान है, ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन है सबके लिए। आंटे के साथ नए दिन की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि अपने एमसी और उसके कलीग के सामने इस बार 3 टेल फॉक्स ना होके 2 सिरों वाला विशाल सांप होता है, जो कि इन लोगों से स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड मांग रहा होता है। जहाँ पे अपने एमसी बताता है कि पिछली बार जब मिस्टर ओ ने अपने सारे हाथ पैर को खो दिया तो इस सांप ने उनके सारे खून को चूस लिया था, लेकिन इस बार ये स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड की रिक्वेस्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से मिस्टर ओ अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, अगर ये थोड़े से खून की बात है तो मैं दूंगा। और यहाँ पे हम उस विशाल सांप के रिएक्शन को देख पाते हैं, जिसने जितना भी खून पिया होता है वो थूक दिया होता है, और वो जाते हुए बोलता है, अरे कितना डिस्गस्टिंग है, आज तक का सबसे खराब ह्यूमन ब्लड है जो आज तक मैंने लिया है। जिसको सुन के अपना एमसी बोलता है, ये तो होना ही था, क्योंकि ये जो खून है वो 21st सेंचुरी के वर्कर का है, जो कि निकोटीन और कोलेस्ट्रॉल से मिला हुआ है। यहाँ पे जो अपना चीफ होता है वो अपने मुंह को बनाते हुए बोलता है, इस मादा शोध को तो देखो। एंड भाई साहब ये सारी चीजें हो जाने के बाद अपना एमसी अपने सेक्शन चीफ की ओर देखता है और उससे बोलता है, जून म्योंग चलो मेरे साथ कुछ हर्ब्स को लेना है। जिसको सुन के बोलता है कि तुमने मुझे पूरे नाम के साथ बोला। जिसको सुन के अपना एमसी जवाब देता है, क्या तू भूखा नहीं है। और यहाँ पे वो बोलता है, हाँ हूँ। और यहाँ पे अपने एमसी उसकी ओर आते हुए बोलता है, ठीक है तो मैं बताऊंगा कि कौन से फल और कौन सी हर्ब्स को खाया जा सकता है, तो मेरे को फॉलो करो तुम। जिसको सुन के इसको विश्वास नहीं हो रहा होता, वो कहता है क्या सच में। और यहाँ पे अपने एमसी उसके पास आते हुए बोलता है कि मैंने प्लान किया है कि मैं नेक्स्ट हफ्ते भी अपना एक हाथ दूंगा, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि अगर मैं मरता हूँ तो किसी को तो पता होना चाहिए कि इस फॉरेस्ट के अंदर सर्वाइव कैसे करना। इसको सुन के ये जो होता है इसके चेहरे से पसीना तो आ रखा होता है, और वो बोलता है, क्या सच में, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसको सुन के अपने एमसी बोलता है, थैंक्स, वैसे भी इस नॉलेज का तू कभी यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो फॉक्स दोबारा वापस आने ही नहीं वाली। और नेक्स्ट पैनल के अंदर हम ये देख पाते हैं कि अपने एमसी सेक्शन जी से काफी ज्यादा काम करा था, उसके ऊपर बहुत चला था, और सेक्शन जी कुछ जवाब नहीं दे पाता और बस सॉरी बोलता है। यहाँ पे उससे वो मिट्टी खुदवाता है, जिसकी वजह से ये बंदा काफी ज्यादा थक जाता है और बोलता है, रुक जाओ मुझे ब्रेक चाहिए, मैं न जाने कितनी देर से बिना ब्रेक के ये चीजें कर रहा हूँ, मुझे ब्रेक चाहिए। जिसको सुन के अपना एमसी उसको देखते हुए बोलता है, देखो इसी तरह जोंग म्योंग ने मुझे पनिश किया था जब मैं पहली बार कंपनी के अंदर इंटर हुआ था। और यहाँ पे उसका जवाब देते हुए बोलता है, हमें ये सारी चीजें करनी होंगी अंधेरा होने से पहले, इसलिए जल्दी करो। एंड भाई को इस देर खोदने के बाद इनको मिल भी जाती है, और ये होती है जिनशिंग। और यहाँ पे यार जो सेक्शन चीफ होता है वो बोलता है, अरे देखो तो ये कितनी बड़ी है, क्या ये नेचुरल जिनशिंग है ना, सही है ना। जिसको सुन के अपना एमसी बोलता है, हाँ ये वैसा ही कुछ है। और यहाँ पे अपना सेक्शन चीफ उसको देखते हुए काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ पे अपना एमसी उसको देखते हुए बोलता है, ये जिनशिंग
जिंगशिंग को रिजेंबल करती है, बट अगर प्रिसाइजली इसको बोला जाए तो ये येलो बैम्बू रूट है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि असेंशन पाथ एनर्जी से भरा हुआ है। तो ये यहाँ पे है। वैसे जो येलो बैम्बू रूट होते हैं वो ज्यादातर पिंकी फिंगर जितनी छोटी है और यहाँ पे ये इतनी बड़ी होती है। अगर सच में बोला जाए तो ये कल्टीवेटर से ज्यादा काम की नहीं होती, लेकिन ये काफी ज्यादा प्रीशियस मेडिसिन है मार्शल आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि ये इसका यूज करके वो अपनी क्वाई को इंक्रीज करता है और ये काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं डायरेक्टर किम को। और इसी के साथ ही सेक्शन शिप जियोंग और जिंगशिंग को ढूंढ लेता है। यहाँ पे वो दो जिंगशिंग को निकालते हुए बोलता है, अरे यार ये कितना ज्यादा अमेजिंग है, इतनी सारी वाइल्ड जिंगशिंग, क्या हम सच में इन सबको ले जा सकते हैं? इसको सुन के अपना एमसी बोलता है ऑफकोर्स, और इन सबको ले जाने के लिए अपनी शर्ट को उतार के उन सारी चीजों को इस पे रख दो। और यहाँ पे वो बंदा ऐसा ही करता है। यहाँ पे अपना एमसी ऊपर देखते हुए बोलता है जहाँ पे शाम हो रखी थी, और वो बोलता है कि बस समय आ ही गया है, चलो हमें जल्दी वापस जाना होगा। और नेक्स्ट पैनल के अंदर हम देख पाते हैं एक भयंकर से क्लैश या विस्फोट को, जिसकी वजह से जो सेक्शन चीफ जियोन होता है वो अपने माथे को पकड़ के नीचे गिर जाता है। साथ ही में मैनेजर वो अपनी छाती में हाथ रखते हुए नीचे गिर जा रहा था, जो कि वो सांस नहीं ले पा रहा था। और साथ में उनकी कलीग में से एक लड़की भी अपने कानों को पकड़ के नीचे गिर जाते हैं और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है। यहाँ पे हम उसके पीछे देख पाते हैं कि 3 लोग हवा पे उड़ रहे हैं और इनके पीछे अपना मैनेजर किम उनसे पूछ रहा है कि गाइस क्या हो गया तुम्हारे साथ। और यहाँ पे हम देख पाते हैं उन 3 लोगों को, जो कि होते हैं असल में कल्टीवेटर। यहाँ पे एक कल्टीवेटर अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए बोलता है कि अरे वाह, ये कितना बड़ा सरप्राइज है, हमने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे इतना ज्यादा टैलेंटेड लोग होंगे। और इसके पीछे एक और कल्टीवेटर होता है जो कि बोलता है कि बेगो यहाँ से चले जाओ, वो सभी मेरे हैं। और यहाँ पे एक और बंदा बोलता है कि होगा तू कितना ज्यादा बेशर्म है ना। और भाई साहब यहाँ पे मैनेजर किम इन तीनों को भी देख लेता, जिसको देखने के बाद वो बोलता है तुम लोग कौन हो। और यहाँ पे काले कपड़े वाला बंदा बोलता है अरे यार यहाँ पे बस 3 ही लोगों के पास स्पेशल रूट्स है देखे जाए तो, और बचे कुछ ही लोग बस साधारण इंसान है। यहाँ पे हम येलो कपड़े वाले बंदे को देख पाते हैं जो कि अपने हाथ से एक गोलेदार चमकदार चीज को निकालता है, जिससे एक बड़ी सी येलो कलर की बिजली सीधे अपने सेक्शन शिप जियोन के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से अपने सेक्शन शिप जियोन को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। यहाँ पे ये बंदा इस चीज को देखता है, इनक्रेडिबल, इसकी बॉडी तो हेवली गोल्डन थंडर की है। और यहीं पे सामने आ जाता है काले कपड़े वाला बंदा जो बोलता है कि अब ये मेरी बारी है। और अपने इंस्ट्रूमेंट से वो एक ऐसी तार घसीटता जिसकी वजह से जो कलीग होती है, जो कि लड़की होती है, वो काफी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसको सुन के काले कपड़े वाला बंदा हंसने लगता है और बोलता है गोस्ली इन ट्रांसफॉर्मिंग इमॉर्टल रूट, अरे मेरे को तो पता ही नहीं था कि ऐसी चीज एक्सिस्ट भी करती है। और इसी के साथ उनमें से एक इमॉर्टल सीधे नीचे उतरता है और सीधे वो अपने मैनेजर ओ के कंधे पे हाथ रख देता है, यूनिक होली बॉडी। और यहाँ पे अपने मैनेजर को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और बोलता है अबे ये चल क्या रहा है। और यहाँ पे ये बंदा बोलता है देखा जाए तो ऐसी बॉडी सच में एग्जिस्ट कर सकती है, देखो मैं तुम तीनों को ऐसा डिसाइबल लूंगा एज हेवनली सेक्ट पे, ये कैसा सुनाई देता है, और तुम्हारे टैलेंट की वजह से मैं तुम्हारी पूरी दुनिया को ही चेंज कर सकता हूँ, कैसा सुनाई देता है ये। और यहाँ पे हम मैनेजर ओ को देख पाते हैं जो कि मन में कह रहा होता है अरे मैं सांस नहीं ले पा रहा, ये कैसी फोर्स है, मुझे लगता है कि अगर मैं माना करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। और आगे हम देख पाते हैं यहाँ पे काले कपड़े वाला बंदा भी मैनेजर ओ के पास आके बोलता है कि नहीं तुम्हें ब्लैक घोस्ट वैली को चूज करना चाहिए क्योंकि हमारे पास सारे कल्टीवेशन मेथड है। जिसको सुनने के बाद पहला जो बंदा होता है वो बोलता है साले तू। और यहाँ पे काला वाला बंदा अपनी बातें कंटिन्यू करता है, इमॉर्टलिटी एक ऐसी पावर जो हेवंस तक को पलट के रख सकती है, फेम वेल्थ मैं इंश्योर करूंगा कि तुम इन सारी चीजों को पाओ बस 100 साल के अंतर्गत। और यहाँ पे अपने गोल्डन कपड़े वाला बंदा भी अपने मैनेजरों के पास आके बोलता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि गोल्डन डिवाइन हेवनली सेक्ट काफी ज्यादा सूटेड है इसके लिए। और यहाँ पे ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो अपना मैनेजर किम होता है इन सभी की बातों को सुन के बोलता है एक मिनट क्या तुम हम लोगों को इस फॉरेस्ट से बाहर ले जा सकते हो, क्योंकि हम इस तरीके से तो मर जाएंगे। और आगे हम येलो कपड़े वाले बंदे को देख पाता है जो कि अपनी पॉकेट से एक बोतल को खोलते हुए जिसमें अपना सेक्शन चीफ जियो घसीटता हुआ चला जा रहा होता है। वो बोलता है इंसान काफी ज्यादा चिंता करता है, मुझे समझ में नहीं आता तुम अपनी बेकार बॉडी के साथ असेंशन पाथ में आ कैसे गए। और यहाँ पे हम सेक्शन चीफ के रिएक्शन को भी देख पा रहे होते हैं जो कि चिल्ला रहा होता है, ऑब्वियसली किसी के साथ भी अगर ऐसा हो तो वो ऐसा ही रिएक्शन देने वाला है। और इसी के आगे हम ब्लू कपड़े वाले कल्टीवेटर को देख पाते हैं जिसके कंधे पे मैनेजर ओ पड़ा हुआ होता है। और यहाँ पे वो अपने एमसी कटे हुए हाथ को देखते हुए बोलता है लगता है उस फॉक्स ने तुम्हारा एक हाथ ले लिया, लेकिन तुम्हारे वुंड को देखते हुए लगता है कि तुमने उसको
को ऑफर किया था। भले ही तुम एक पिद्दे इंसान हो गए, लेकिन तुम्हारे अंदर गट्स है। यहाँ पे अपने एमसी का पूरा हाथ हील हो जाता है, जिसको देखते हुए अपना एमसी उसे धन्यवाद कहता है। और नेक्स्ट पैनल के अंदर हम ये देख पाते हैं कि तीनों कल्टिवेटर्स ने अपने अपने बंदों को सिलेक्ट करके वहाँ से जाने लगते हैं। जो ब्लू कपड़े वाला कल्टिवेटर है वो जाते हुए बोलता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सारे बीस्ट एंड मॉन्स्टर को कैप्चर कर लिया एसेंशियल पाथ के, और ये जगह आने वाले 10 सालों तक सेफ होने वाली है। और यहाँ पे उनके पीछे अपना मैजर किंग भाग रहा होता है और वो बोलता है, रुको रुको, रुक जाओ तुम लोग, हमें तुम ऐसा छोड़ के कहाँ जा रहे हो। यहाँ पे वो सेक्शन चीफ जियोन, चीफ ओ और डिप्टी मैनेजर कैम को आवाज लगाता, लेकिन वो लोग नहीं रुकते। यहाँ पे अपने एमसी अपनी आंखों को बंद करते हुए सोचता कि यही सेम चीज 50 साल पहले भी हुई थी, ना चाहे हम कितना भी शाउट कर ले, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया जैसे कि हम कोई कीड़े मकोड़े हैं और अपने रास्ते पे चले गए। यहाँ पे अपना एमसी अपने हाथों को देखते हुए बोलता है, एटलीस्ट उसने मेरे हाथ को तो हील कर ही दिया है। और यहाँ पे हम मैजर किंग को देख पाता है, जो की हाफ रहा होता है और बोलता है, डैमेट, वो लोग क्या चाहते हैं कि हम इस जंगल के अंदर क्या करें। यहाँ पे वो कुछ रोशनी को देख पाता है, जिसको देखते हुए बोलता है, अरे वो रोशनी, क्या उस जगह कुछ है। और इसी के साथ हम तीसरे दिन पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे काफी ज्यादा बारिश हो रही थी और काफी ज्यादा बिजली चमक रही थी। और जहाँ पे हम केव का सीन देख पाता है, जहाँ पे एक लड़की की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। वो अपने मुंह से बिमल थूक रही होती है और काफी ज्यादा खांस रही होती है, जिसमें से दूसरी जो लड़की कोवर्कर होती है उसका ध्यान रखते हुए बोलती है, मैजेस्टी हो, इनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, क्या कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं जो हम इनके ऊपर यूज कर पाए। जिसको सुन के अपना एमसी, जिसने दूसरी जगह अपने मुंह को फेरा हुआ होता है, वो बोलता है, रुको थोड़ी देर रुको, क्या पता कोई हील करने के लिए अपीयर हो जाए। और तभी उन लोगों को किसी के चलने की आवाज आती है, जिसकी वजह से वो उस डायरेक्शन में देखना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हम देख पाते हैं कोई बंदा अंधेरे से आते हुए बोलता है, अरे वाह इंसान, वो भी एसेंशियल पाथ में, ये तो कुछ ऐसा लगता है कि कोई चींटियां सफर कर रही हैं ड्रैगन्स के कंपटीशन के बीच में। और भाई साहब, इसको देखने की वजह से जो अपना मैजर किंग होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, तुम कौन हो। और यहाँ पे वो बंदा हंसते हुए बोलता है, मैं हूँ स्ट्रीट ड्रैगन का राजा सियो ह्यूल। एंड भाई साहब, इसकी एंट्री काफी ज्यादा बढ़िया थी। यहाँ पे ये आता है, इनको बताता है कि ये जो लड़की बीमार है ये तूफान को कंट्रोल कर पा रही है। और यहाँ पे वो ये भी बताता है कि कैसे तूफान बेवजह आ गया और मैं इस तूफान की वजह जानने आया हूँ। और जैसा कि मैं इस औरत को देख पा रहा हूँ, इसने पक्का ही तूफान की ताकत का यूज किया है। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि ये काफी साधारण औरत है, जिसके अंदर कल्टीवेशन का एक कतरा भी नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे ये इतनी भयंकर पावर को वील्ड कर पा रही है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि ये सारी चीजें ये जाने बगैर कर रही है। ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। और इसी वक्त हमारा एमसी अपने ड्रैगन किंग से सवाल करता है, लेकिन असली कंफ्यूजन तो हमारे अंदर है, क्योंकि हमें यहाँ आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन आप जैसे पावरफुल लोग एक एक करके यहाँ पे आ रहे हैं और मेरे कंपेनियंस को लेके जा रहे हैं। जिसको सुन के यहाँ पे ड्रैगन किंग हंसने लगता है और वो क्या था, अच्छा तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी साथियों के अंदर कुछ ऐसे भी थे जिनके पास अद्भुत पोटेंशियल था, और फिर मेरे जैसे पावरफुल कल्टीवेटर्स आते हैं, जैसा कि ये पहले से ही लिखा हो कहीं, और वो फिर एक एक करके तुम्हारे साथियों को लेके जाते हैं। और अब मैं यहाँ पे हूँ इस औरत के सामने। जिसको सुन के अपना एमसी बोलता है कि हाँ, जिसको सुन के ड्रैगन किंग बोलता है, तो डियर मॉर्टल, क्या तुम्हें ये भी पता है कि तुम कहाँ पे हो। ये जगह जानी जाती है एसेंशियल पाथ से। ये वो एसेंशियल ऑफ पाथ है जिसके अंदर एक डोर है जो कि हमें अपर रेल्म के अंदर लेके जाता है, और बस आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर वो पोर्टल यहीं पे खुलेगा, जिससे हम आगे की दुनिया में जा पाएंगे। और यह केवल 1000 साल में एक बार खुलता है, जिसकी वजह से अनेकों हाई लेवल कल्टीवेटर और स्पेशल विंग एसेंशियल पाथ में इकट्ठा होता है, ताकि वो हाई रेल में असेंड कर सके। तो ये काफी ज्यादा अजीब नहीं है कि मेरे जैसे हाई लेवल कल्टीवेटर्स तुम्हारे नजदीक आ रहा है। जिसको सुन के अपना एमसी बोलता है, तो अब मैं इसकी वजह जानता हूँ। एंड तभी यहाँ पे मैजर किंग एक सवाल करता है, लेकिन उन्होंने तो ये कहा था कि वो मेरे कलीग्स को अपने सेक्टों में जोड़ेंगे, लेकिन अगर वो ऊपरी दुनिया में असेंड करने वाले हैं तो वो मेरे कलीग्स उनके साथ कैसे जा सकते हैं। जिसको सुन के यहाँ पे ड्रैगन किंग बोलता है, अच्छा वैसे मुझे लगता है कि तुम जैसे मॉर्टल्स को ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन कल्टीवेटर्स के पास ऐसी टेक्निक होती है जिससे वो बड़े से ऑब्जेक्ट को छोटा करके एक मैजिकल टूल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, जैसा कि मेरे पास है। और जहाँ तक मुझे लगता है उन्होंने पूरे अपने सेक्ट को ऐसी चीजों के अंदर स्टोर कर रखा होगा, क्योंकि उनका गोल होता है असेंशन गेट के खुल जाने के बाद वो अपर रेल में अपने पूरे सेक्ट के साथ असेंड करना चाहते हैं। इनफैक्ट मैंने खुद ने वन ऑफ द अंडर सी कासल और साथ में मैंने अपनी
अपनी सी ड्रैगन की क्लैन को इसके अंदर रख रखा है और इसके अंदर 1800 सी ड्रैगन है जो कि सो रहे हैं। जिसको सुनने के बाद अपना एमसी और अपना मेजर किंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उनके पास शब्द नहीं होते बोलने के लिए और यहाँ पे ड्रैगन किंग उस कलीग के पास जाता है और उसके पास बैठ के उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोलता है, ये कितना ज्यादा अजीब और कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर ये मेरे स्ट्रीट ड्रैगन क्लैन को ज्वाइन कर ले तो ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकती है। और ऐसा सुनते ही मेजर किम अपने स्ट्रीट ड्रैगन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर होना ही क्या था, यहाँ पे मेजर किम सीधे अपने घुटनों में आ जाता है और हम देख पाते कि उसकी आंखें बाहर निकलने लगती है। और यहाँ पे वो ड्रैगन किंग उस कलीग को अपनी गोद में उठाते हुए बोलता है, मैं इसको अपना खून दूंगा और मैं अपने लोगों में इसको शामिल कर दूंगा और ये सब के लिए बढ़िया है। और साथ ही मैं तुम लोगों को एक पीस ऑफ एडवाइस देना चाहूंगा, किसी भी हाई लेवल कल्टीवेटर से कैजुअली कोई सवाल मत पूछना। और यहाँ पे हम अपने मेजर किम और अपने एमसी को देख पाते हैं। यहाँ पे खासकर मेजर किम की हालत बहुत खराब थी क्योंकि उसकी आंखें बाहर आ रही थी और उसकी आंखों से खून आ रहा था। और यहाँ पे ड्रैगन किंग जाते हुए बोलता, मैंने तुम्हारा जवाब इसलिए दिया क्योंकि मैं काफी ज्यादा दयालु हूँ, लेकिन अगर मेरे जैसा कोई और कल्टीवेटर होता तो तुम कब के मर गए होते, बस एक सवाल पूछ भर लेने से ही। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि आसमान में अपना ड्रैगन किंग अपनी ट्रू फॉर्म में निकल जाता है अपनी कलीग को लेते हुए और उसके साथ ही वो जो तूफान था वो भी थम जाता है। और हम यहाँ पे उस आखिरी बची हुई कलीग को देख पाते हैं जो काफी ज्यादा डिप्रेस होती है। वो बोलती है कि वो सबको किडनैप करके ले गए, ये पता नहीं कैसी दुविधा है जो हमारे ऊपर आन पड़ी है। और वो यहाँ पे अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलती है, वो इमोर्टल्स, वो ड्रैगन जिन्होंने मेरे कलीग को किडनैप किया। और वो हंसने लगती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि उसकी मेंटल स्टेट काफी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से अपना मैनेजर सीओ बोले तो एमसी उसको संभालने जाता है। और यहाँ पे वो लड़की उससे बोलती है, मैनेजर सीओ प्लीज अब बस वो तुम्हें भी लेके नहीं चले जाए, अगर तुम चले जाओगे तो हम इस जंगल के अंदर कैसे अकेले सरवाइव कर पाएंगे। और यहाँ पे हम अपने एमसी को भी देख पाते हैं जो अपनी कलीग की बातों को सुन के थोड़ा उदास था और वो कहता है, दुर्भाग्य से अब हमारा समय यही समाप्त होता है। और आगे ही हम देख पाते हैं कि उस कलीग के सर पे काफी भयंकर दर्द होना शुरू हो जाता है, उसके आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं और वो धड़ाम से जमीन पे गिर जाती है और वो अपना सर पकड़ते हुए बोलती है, कोई 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 आ रहा है। जिसकी बातों को सुन के अपना मेजर किम उसकी ओर भागता है उसकी मदद करने के लिए। और अगले ही पल हम देख पाते हैं कि अगल बगल के पंछी उड़ना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे मेजर किम उसके पास पहुंच जाता। उससे पहले वो कलीग बोलती है, वो आ गया। और अगले ही पल हम एक आदमी को देख पाता है जो कि अपने मैकेनिकल टाइगर के ऊपर बैठ के आया होता है और वो हंस रहा होता है। वो कहता है, हाँ मॉडल्स, तुम जैसे पिटी मॉडल्स एशियन पर्थ में कैसे पहुंच गए? ओह अच्छा, मुझे समझ में आ, लगता है एशियन गेट के खुलने की वजह से सराउंडिंग का स्पेस काफी ज्यादा अनस्टेबल हो गया, जिसकी वजह से लगता है तुम किसी स्पेशल स्टॉर्म में फंस गए और यहाँ पे आ पहुंचे। लगता है मैं काफी ज्यादा जीनियस हूँ। और वो यहाँ पे अपने टाइगर से उतरते हुए बोलता, लेकिन मॉडल्स, तुम में से वो कौन था जिसने इतनी भयंकर कॉन्शियसनेस अभी मीट की? और उसको हम यहाँ पे नजदीक से देख पाते हैं, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो एक बुढ़ा हुआ है जिसके दांत टूटे हुए हैं और वो यहाँ पे हंसते हुए बोलता है, वो इतनी ज्यादा पावरफुल प्रेजेंस थी, मुझे लगता है कोई सेज अपर रूम से डिसेंड कर चुका हो। क्या वो ये लड़की थी? और ऐसा सुनते ही जो अपना मेजर किम होता है सीधे इस बंदे के सामने आके बोलता है, वैसे तुम कौन हो? और ये जो लड़की है ये हमारी साथी है। एंड भाई साहब ऐसा सुनते ही वो बुढ़ा अपने एक हाथ के फटकार से अपने मेजर किम को दूर हवा में फेंक देता, लेकिन किसी तरह अपना एमसी अपने मेजर किम के पीछे आके उन्हें बचा लेता है, लेकिन जिसकी वजह से अपने एमसी की पीठ घायल हो गई होती है। यहाँ पे हम उस बंदे को देख पाते हैं जो उस लड़की कलीग के पास आके बोलता है, बेटा तुम मेरे पास आ जाओ, वैसे तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल रूट तो नहीं है, लेकिन मैं उसको अपनी पावर से अवेक कर सकता हूँ। मैं सोचता हूँ अगर तुम्हारी जैसे स्ट्रेंज कॉन्शियसनेस एक कल्टीवेटेड डिवाइन कॉन्शियसनेस में इवॉल्व हो जाए तब क्या होगा? और यहाँ पे हम उस लड़की को देख पाते हैं जो कि रो रही होती है और वो बोलती है, डायरेक्टर डिप्टी मैनेजर। और भाई साहब इसको सुनने के बाद वो जो बुढ़ा हुआ होता है वो कहता है, लगता है तुम्हें इन लोगों से कुछ ज्यादा ही चाहता, जबकि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने की बातें कर रहा हूँ। और भाई साहब यहाँ पे ये जो बंदा है वो उन दोनों की गर्दन पकड़ते हुए अपनी टेलीकिनेसिस पावर से उन्हें हवा पे उठा देता, जिसकी वजह से अपने दोनों ही बंदों का दम घुटने लगता। और यहाँ पे ये बुढ़ा ये सब करते हुए अपनी कलीग से बोलता, अगर ऐसी बात है मैं इनको इस दुनिया से ही मिटा दूंगा। जिसको सुनते ही वो जो लड़की कलीग होती है उसके हाथों को पकड़ के बोलने लगती है, नहीं प्लीज तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन उनको तुम बस छोड़ दो। और ऐसा सुनते ही वो बूढ़ा अपने कलीग से बोलता, अगर ऐसा है तो तुम्हें इनके बारे में भूलना होगा, ये जो संसारिक चाहत है तुम्हें छोड़नी होगी। जिसको सुनते ही वो लड़की बोलती है, हाँ मैं समझ गई। और यहाँ पे ऐसा सुनते ही वो जो बुढ़ा होता है वो अपने दोनों ही बंदों को नीचे फेंक देता है। और दूसरे ही पल हम देख पाते हैं उस बुढ़ो को जो कि चिल्लाते हुए बोलता, लेकिन अगर मैं इनको यहीं छोड़ दूंगा तुम फिर भी अटैच रहोगी, इसलिए मैं इनको पास के ही
इमॉर्टल नेशन में भेज दूंगा और ये इतना ज्यादा रैंडम होगा कि मुझे खुद भी नहीं पता कि ये लोग कहाँ पहुंचे। एंड यहाँ पे हम देख पाते हैं कि अपने मेजर किम और अपने एमसी के पीछे एक डायमेंशनल रिफ्ट खुल चुकी थी जो कि इनको सक करना शुरू कर देती है। सबसे पहले हमारे मेजर किम पीछे चले जाते हैं और ये चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, नहीं नहीं ये क्या है। और यहीं पे हम अपने एमसी को भी देख पाते हैं जो कि मन के अंदर सोच रहा है, नहीं नहीं मुझे जल्दी से वो हब्स को ग्रैब करना पड़ेगा। और हम दूसरे ही पल देख पाते हैं जो अपना एमसी और मेजर किंग होते हैं उस डायमेंशनल रिफ्ट के अंदर चले गए होते हैं। और यहाँ पे हम उस लड़की को भी देख पाते हैं जो उनको आवाज दे रही होती है। और यहाँ पे कुछ आवाजें होती हैं जो कि मार्केट की होती हैं। और यहाँ पे हम देख पाते हैं अपने एमसी और अपने मेजर किम को जो कि बेहोश होते हैं। और दूसरे ही पल हमारे एमसी की आंख खुलती है और यहाँ पे वो अपने सर को पकड़ते हुए सामने की ओर देखता है और वो कहता है कि वो कहाँ है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये जगह होती है किसी मार्केट की जो कि काफी मेडिवल टाइप की होती है। यहाँ पे वो कहता है कि मैं पिछली जिंदगी के अंदर तो यहाँ पे नहीं आया था। और यहाँ पे हम एक आदमी को भी देख पाते हैं जो अपने एमसी को देखते हुए बोलता है कि अरे अब ये पागल कौन है। और यहाँ पे अपना एमसी बाजार में जाते हुए बोलता है तो लगता है वो इमॉर्टल सच कह रहा था कि हम जहाँ लैंड करेंगे वो जगह काफी ज्यादा रैंडम होंगी, लेकिन फिर भी मैं देख पा रहा हूँ ये जगह कुछ ज्यादा ही फेमिलियर है। और यहाँ पे हम अपने एमसी को देख पाते हैं जो अपने हाथ से सनलाइट को ब्लॉक करते हुए बोलता है, अच्छा तो लगता है ये वो जगह है जहाँ पे मैं एक समय रहा करता था। और वो बताता है ये जगह है कैपिटल ऑफ यांगाओ सेओयुकुंग सिटी। एंड भाई साहब इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। तो आगे हम देख पाते हैं ये दोनों बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। खासकर मेजर किम काफी ज्यादा परेशान होता है। वो अपने सीईओ से बोलता है कि अब मुझे समझ में आना ही बंद हो गया है कि यहाँ पे सब चल भी क्या रहा है, जिसको सुन के सीईओ भी कहता है कि हाँ उसके साथ भी सेम ही है। और यहाँ पे मेजर किम कहता है कितना बढ़िया होता ना अगर ये सारी चीजें ये सपना होते। यहाँ पे मेजर किम साथ में ये भी बोलता है कि अब वो दोनों ही लोग बचे हैं, क्या उसे इस चीज की खुशी माननी चाहिए कि उनको कोई मॉन्स्टर उठा के नहीं ले गया। जिसको सुन के सीईओ थोड़ा सोच में पड़ जाता है और वो कहता है इसके बारे में मुझको भी नहीं मालूम, भले ही मैं एक रिग्रेशन हूँ लेकिन मेरी पुरानी जिंदगी कुछ खास नहीं थी, बस मैं एक पावरलेस जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने वाला था। एंड भाई साहब ये आपस में डिसाइड करते हैं कि यार भाई दिन भर तो ये एलिवे के अंदर बैठ ही नहीं रह सकते, इनको बाहर भी जाना होगा। जिसको सोच के दोनों ही बाहर निकलते हैं। यहाँ पे ये जैसे ही मार्केट में निकलते हैं हम देख पाते हैं काफी लोग इनको देख के हंस रहे होते हैं। जिसको देखते हुए मेजर किम कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग क्या कह रहे हैं और ये हमको देख के हंस भी क्यों रहे हैं, वैसे ये थोड़ा चाइनीज जैसा साउंड कर रहा है। जिसका जवाब देते हुए सीईओ कहता है कि वो लोग कह रहे हैं कि हमारा पहनावा काफी ज्यादा फनी है। और साथ ही में वो ये भी कहता है कि डायरेक्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत चाइनीज आती है। जिसको सुन के मेजर किम कहते हैं तो फिर तो ये काफी बढ़िया बात है, लेकिन वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं अपने सीईओ के पीठ के जख्म को देख के। और यहाँ पे सीईओ बताता है कि उसने झूठ बोला कि ये लोग चाइनीज बोल रहे हैं, असल में इनके शब्द बस सिमिलर है, बाकी सारी ही चीजें अलग है। वो बताता है कि कैसे अपनी पिछली जिंदगी के अंदर उसने 2 महीनों तक भिखारियों की गाली सुनी थी ताकि वो बस भाषा सीख पाए। और यहाँ पे हम पैनल्स के अंदर भी देख पाते हैं जहाँ पे अपना एमसी इन भिखारियों की बातें समझने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पे भिखारी उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। उसमें से एक भिखारी बोलता इस चूते को तो देखो एंड भाई साहब इसी सब की वजह से अपने एमसी को अब दोबारा ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वो अपने मैनेजर से बोलता है चलो मेजर किम थोड़े बहुत कपड़े ले ली जाए। जिसको सुन के मेजर किम बोलता है लेकिन यार अपने पास तो पैसे ही नहीं है। लेकिन भाई अब पैसे आएंगे कैसे? अगर तुम्हें याद हो कि अपने एमसी ने जिंगशिंग को इकट्ठा किया था, अब वो इसी जिंगशिंग को बेचने वाला है, जिसके लिए सीधे मेडिसिन हॉल चला जाता है जहाँ पे हम एक बूढ़े आदमी को देख पाते हैं जिसने अपने हाथों में जिंगशिंग उठा रखी थी। और वो बोलता है हे भगवान क्या तुम सच में इतनी प्रीशियस हर्ब को मेरे को बेचना चाहोगे? जिसको सुन के सीईओ जवाब देता है हाँ मैं बिल्कुल बेचना चाहूंगा, और वैसे भी ये एक येलो बम्बू रूट है जो कि कम से कम 800 साल पुरानी है। जिसको सुन के वो बुढ़ाऊ बोलता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैसे भी इसकी कीमत कम से कम तो 15 सिल्वर इंगट्स होगी। एंड भाई साहब ये प्राइस सुन के सीईओ के तो पसीने छूट जाता है। वो कहता है 15 और मन में बोलता है इतना पैसा तो मेरे पास पिछली जिंदगी के अंदर भी नहीं था। एंड ये सोचते हुए सीईओ यहाँ पे खांसते हुए बोलता है ठीक है फिर जल्दी करो। जिसको सुन के ये बुढ़ाऊ बोलता है अरे बिल्कुल अभी। और यहाँ पे हम देख पाते हैं सीईओ ने उस पैसों से एक मकान खरीद लिया होता है और ये अब मकान के सामने होता है। जिसको देखते हुए मेजर किम बोलता है क्या सच में हम इस घर पे रहने वाले? जिसको सुन के सीईओ जवाब देता है हाँ आज के बाद हम यहीं रहेंगे और मैं तुमको इस जगह की लैंग्वेज सिखाऊंगा। जिसको सुनकर मेजर किम बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मैनेजर सीईओ। एंड भाई साहब यहाँ पे सीईओ मेजर किम के आगे अपने पैसे गिनना शुरू कर देता है और वो मन में हमें बताता है कि कैसे वो दिखा तो रहा है कि उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असल बात तो यह है कि अपनी आइडेंटिटी बनवाने के चक्कर में उसे कई लोगों को ब्राइब देना पड़ा और साथ ही में
घर और मकान खरीदने के बाद अब उसके पास एक ही सिल्वर इंगट बचा है। वो यहाँ पे खुद से ये भी कहता है शायद वो कैपिटल के अंदर है, लेकिन यहाँ पे सारी चीजें काफी ज्यादा महंगी है। और यहाँ पे मैनेजर कम सीईओ को पीछे से देख रहे होते हैं और यहाँ पे सीईओ अपने पैसे गिनने में लगा होता है। यहाँ पे हम ये भी देख पाते हैं कि सीईओ का भी रकम भरा नहीं है, उसके नए कपड़ों के पीछे से भी उसके एक खून के निशान आ रखे होते हैं, जिसको देख के यहाँ पे मैनेजर किम कुछ सोचते हैं और फिर सीईओ से बोलते हैं, हे वैसे हम पूरी तरीके से दूसरी जगह में, क्यों ना मैं तुम्हारे बस नाम से तुम्हें बुलाऊं। जिसको सुन के सीईओ जवाब देता है, हाँ डायरेक्टर आप ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैनेजर किम बोलते हैं, तुम्हारा बहुत धन्यवाद सीईओ इन्ह्योन। वैसे तुम सोच रहे होगे कि इसको थैंक्स बोलने की जरूरत ही क्या थी, ऑलरेडी एक कितनी बार थैंक्स बोल चुका है। लेकिन यहाँ पे इस थैंक्स का थोड़ा डिफरेंट मतलब है, क्योंकि तुमने देखा होगा कि कैसे अपने बंदे ने मैनेजर किम की कितनी बार मदद की है, यहाँ तक कि उसने मैनेजर किम को तब बचाया जब उसको खुद चोट लग गई। एंड भाई साहब अपने बंदे की इतनी ज्यादा काइंडनेस देखने के बाद अपना मैनेजर किम उसको अच्छे से थैंक यू बोलना चाहता था, इसलिए उसने उसको थैंक यू बोला उसके पूरे नाम के साथ, क्योंकि ये ज्यादा रिस्पेक्टफुल लगता है। ओ लगता है मैंने कुछ ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन हम स्टोरी के आगे चलते हैं जहाँ पे हम देख पाते हैं कि यहाँ पे अब रात हो चुकी थी। अब हम उसी घर के अंदर का सीन देख पाते हैं जहाँ पे सीईओ मैनेजर किम को समझाता है कि कैसे उसने पैसे को जुगाड़ किया, कैसे उसने हफ्स को बेचा, और ये भी बताता है कि अगर ये हफ्स खत्म हो जाते हैं तो उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं बचेगा। जिसको सुन के मैनेजर किम कहता है, मुझे थोड़ा सोचने दो, क्या कहते हो, हम सारी हफ्स को बेच के जो भी पैसा मिलेगा उससे हम एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जिसको सुन के सीईओ मन में कहता है, वैसे जितना भी पैसा इससे मिलेगा और साथ में अपनी पुरानी स्किल यूज करके हम आराम से जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ये इतना इनफ नहीं हुआ क्योंकि मैं ऑलरेडी रिग्रेस हो चुका हूँ, क्यों ना मैं बड़े सपने देखूं। और वो यहाँ पे डायरेक्टर किम को देख के मन में कहता है, डायरेक्टर किम एक मार्शल जीनियस है जो कि मार्शल मास्टर बन गए, वो भी कुछ महीनों के अंदर, वो भी सड़कों में बिकने वाली थर्ड रेट मार्शल आर्ट बुक को पढ़कर। और बाद में जब उन्होंने कुछ और एडवांस टेक्निक सीखी, फिर वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बन गए जंगों के अंदर। और वो यहाँ पे एक चीज सोचता है, क्या हो अगर उन्होंने शुरुआती से एक एडवांस मार्शल आर्ट सीखी हो, अगर ऐसा होता है तो मैं जंगों के अंदर एक महान स्वॉर्डमैन का जन्म देख पाऊंगा, वो भी बस 30 सालों के अंदर। और यहाँ पे सीईओ कहता है, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा बेनिफिट ले सकता हूँ, वो भी डायरेक्टर किम के लिए काम करके। एंड भाई साहब जिसको सोचिए सीईओ यहाँ पे डायरेक्टर किम को मनाने लगता है मार्शल आर्ट सीखने के लिए। वो बोलता है कि डायरेक्टर आपको तो पता ही होगा ये एक मार्शल आर्ट की दुनिया। जिसको सुन के डायरेक्टर बोलते हैं, बात तो सही है तुम्हारी। एंड यहाँ पे सीईओ अपना आप सुगर कोट करना शुरू कर देता। वो कहता है, वैसे भी अगर हम अपना बिजनेस भी सेटअप कर लेते हैं, क्या पता जांगुआ की गैंग हमारे लिए आ जाए, क्या हमें थोड़ी बहुत सेल्फ डिफेंस नहीं सीख लेनी चाहिए। जिसको सुन के डायरेक्टर किंग काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं, लेकिन वो बताते हैं सेक्ट के बाहर के लोगों को वो लोग मार्शल आर्ट नहीं सिखाते, तो हम लोग कैसे सीखेंगे। जिसको सुन के सीईओ मन में कहता है, मुझे तो पता था कि ये मुरिम नोवल के नर्ड है और मुझे पता था कि ये मार्शल आर्टिस्ट में तो बिल्कुल इंटरेस्टेड होंगे। और यहाँ पे ये बंदा बताता है कि इस शहर के अंदर यहाँ पे 7 फेमस सेक्ट्स आते हैं, जिनमें से आते हैं डीमन स्लेइंग सेक्ट, सेल्फ बाइंडिंग सेक्ट, सप्रेसिंग बर्ड हाउस एंड द 7 मिस्ट्री सेक्ट। और वहीं पे दूसरी साइड में आते हैं हमारे वुल्फ फैंग गैंग, डार्क नाइट एसोसिएशन एंड द ड्रैगन फाइटिंग स्ट्रॉन्गहोल्ड, जो कि अनऑर्थोडॉक्स साइड आते हैं। अनऑर्थोडॉक्स बोले तो बुरे साइड में। और साथ ही में सीईओ हमें ये भी बताता है, जिसकी वजह से लोग इनको 4 स्टार और 3 डीमन कह के भी बुलाते हैं। और यहाँ पे वो बताता है, डीमन स्लेइंग सेक्ट मेनली स्वॉर्ड एंड ब्लेड टेक्निक से जाने जाते हैं, वहीं पे जो सेल्फ बाइंडिंग टेम्पल है वो एक बुद्धिस्ट सेक्ट है, और सप्रेसिंग बर्ड हाउस एक हाउस सेक्ट की तरह है जो कि इंटेल को ट्रीट करते हैं। और वहीं पे जो 7 मिस्ट्री सेक्ट है उनकी काफी लंबी हिस्ट्री है, जिसकी वजह से वो सारे प्रकार की मार्शल आर्ट सीखते हैं। और अगर हम उन्हीं के अपोजिट में बात करें तो यहाँ पे 3 डीमन के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लोग कहते हैं उनके पास सिल्ट एंड सोशी की काफी अच्छी खासी टेक्निक है, लेकिन वो काफी ज्यादा इलीगल टाइप की चीजें करते हैं। और यहाँ पे सीईओ अपने मैनेजर किम से पूछ लेता है, तो कौन सा सेक्ट आपको सबसे बढ़िया लगा। जिसका जवाब देते हुए मैनेजर किम बोलते हैं, ऑफ कोर्सली डीमन स्लेइंग सेक्ट, क्योंकि एक मार्शल आर्टिस्ट को हमेशा ब्लेड ही उठानी चाहिए और एक मर्द को हमेशा ब्लेड टेक्निक सीखनी चाहिए। एंड भाई ब्ला ब्ला ब्ला। जिसको सुन के सीईओ मन में कहता है, हाँ उसके लिए तो बढ़िया ही है, जिसको बेस्ट स्वॉर्डमैन कहा गया था मेरी पुरानी जिंदगी के अंदर। एंड भाई साहब यहाँ पे मैनेजर किम पूछते हैं, लेकिन एक बात तो बता, तेरे को ये सारी चीजें कैसे मालूम। जिसका जवाब देते हुए ये फिर से अपने बंदे का चूतिया काट देता है। ये कहता है, अरे मैंने कुछ मार्शल आर्टिस्ट को ऐसे बातें करते सुन लिया था। एंड भैया हमें दिखाया जाता है सीधे 3 महीने बाद का टाइम, और इसके बीच में इन दोनों ने क्या किया अब मेरे को नहीं मालूम, खुद ही ढूंढ लेना। और यहाँ पे हम आ जाते हैं डीमन स्लेइंग सेक्ट के एंट्रेंस में, जहाँ पे इन लोगों को गार्ड्स लोग देता है और कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो। और भाई साहब यहाँ पे जो अपना सीईओ होता है वो अपने मैनेजर किम को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहता है, हमने सुना था कि डीमन स्लेइंग सेक्ट काफी ज्यादा फेमस है, इसलिए हम यहाँ पे मार्शल आर्ट सीखने आए हैं। और यहाँ पे हम गार्ड को देख पाता है, जिसको देख के बस मैं एक ही चीज बोलूंगा, मार सुटिया पापड़ वाली नू। और यहाँ पे अपने मोटा भाई को देखते हुए बोलता है, अच्छा देख के तो ऐसा लग रहा है कि इनके पास थोड़े बहुत पैसे होंगे। और यहाँ पे ये बंदा अपने मोटा भाई को देख के बोलता है, मुझे माफ करना लेकिन
लेकिन तुम्हारे मन में मार्शल आर्ट सीखना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। एंड भैया इसको सुन के सीओ मारता है वाइल्ड कार्ड एंट्री। यहाँ पे वो अपने हथेली में पैसा रखते हुए बोलता है, हाँ हाँ हाँ, क्या हम किसी हाई स्टेटस के बंदे से बात कर सकते हैं, क्योंकि एक सिंपल सेल्फ डिफेंस भी काम करेगा। बोला जाए तो अपने बंदे ने यहाँ पे ब्राइब मारी होती है, जो कि काम भी कर गई होती है, क्योंकि नेक्स्ट पैनल के अंदर हम देख पाते हैं कि ये बंदे डीमन स्लेइंग सेक्ट के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे ये बात कर रहे होते हैं किसी हाई स्टेटस के बंदे से। और यहाँ पे ये बंदा इनसे पूछता है, तो तुम्हें सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट सीखनी है? एंड भैया इस चीज को सुन के सीओ फिर से मारता है वाइल्ड कार्ड एंट्री। एंड बहनचोद इस बार ये पैसा ज्यादा लेके आया था, और यहाँ पे ये बोलता है, हाँ सबसे बढ़िया वाला, जैसा कोई सब्जी खरीद रहा हो। एंड भाई साहब इस पैसों की चांदी को देख के जो हायर स्टेटस वाला बंदा होता है बोलता है, मुझे लगता है कि तुम एक्सटर्नल डिसाइबल की तरह ज्वाइन हो सकते हो। और यहाँ पे सारा पूरे पैसे लेते हुए बोलता है, वैसे हम उनको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते जो कि डोनेशन देके ज्वाइन हुए होते हैं, और साथ ही में हम तुम में से बस एक को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जिसको सुन के सीओ मन में कहता है, वो सारे पैसे वन येलो बम्बू रूट जीतने थे, और ये साले बस हमारे लिए इतना करेंगे। एंड भाई साहब ये सारी चीजें सुनने के बाद अपने मेजर किम का माथा जरूर ठनक गया होता है। वो बोलता है, क्या क्या तू हमें ठगने की कोशिश कर रहा है? और उससे पहले अपना सेंटेंस कंप्लीट कर पाए, यहाँ पे बीच में अपना सीओ आ जाता है। वो अपने हाथों को जोड़ते हुए बोलता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वैसे मेरे ब्रदर यहाँ पे लर्न करेगा। और यहाँ पे ये बंदा सारे पैसे ले जाते हुए बोलता है, तो ठीक है, तुम बाहर आ सकते हो, जहाँ पे सारे एक्सटर्नल डिसाइपल गैदर होंगे। और यहाँ पे हम मेजर किम को देख पाते हैं, जो अपने सीओ से बोलता है, लेकिन इसका क्या ही मतलब होगा अगर खाली मैं ही मार्शल आर्ट सीखूंगा? अगर मुझे पता होता कि ये साले इतने ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे तो मैंने किसी डिफरेंट ग्रुप को चूज किया होता। जिसको सुन के सीओ जवाब देता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं कभी स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा था भी नहीं, और वैसे भी मैं बचे कुछ पैसों से एक बिजनेस सेटअप करूंगा और आपको सपोर्ट करूंगा, आपको बस मार्शल आर्ट सीखने में फोकस करना है। जिसको सुन के मेजर किम जवाब देता है, ठीक है, मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा ओल्ड हूँ, मुझे पता नहीं कि अगर मैं कुछ ज्यादा कर भी पाऊंगा। जिसको सुन के सीओ कहता है, नहीं, आपको अपने ऊपर बिलीव करना होगा, वैसे भी मैं काफी ज्यादा श्योर हूँ कि आप ये कर पाएंगे। जिसको सुन के अपना मेजर किम उसे धन्यवाद करता है। और भाई साहब इसी के साथ स्टोरी हमें फिर से 7 महीने बाद ले जाती है। और भाई साहब यहाँ पे हम देख पाते हैं सेक्ट के लीडर को, जो अपने दांत कसते हुए बोलता है, ये क्या हो रहा है? किसी बाहर वाले ने मेरे सारे प्यारे डिसाइपल को हरा दिया। और यहाँ पे हम अपने मेजर किम को देख पाते हैं, जिसने इसके मीठी डिसाइपल की ले ली होती है, वो भी बहुत अच्छी वाली। और यहाँ पे हम इसके रिएक्शन देख पाते हैं, वैसे तो भाइयों इसकी वजह से पूरे डीमन स्लेइंग सेक्ट पे हाहाकार मच जाता है, और इसी के साथ ये चैप्टर भी एंड होता है। तो यार वो चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि किसी मार्शल आर्ट टेक्निक की मास्टरी का मतलब होता है उसके इंटेंट को समझना, उसे अपना बना लेना। यहाँ तक कि एक थर्ड रेट मार्शल आर्टिस्ट भी सेकंड रेट बन सकता है अगर वो इस मतलब को पहचान ले और इसे अपना बना ले। और इससे ज्यादा एडवांस करने के लिए तुम्हें ऐसी 2 से 3 एलाइटमेंट चाहिए होती है, और ये काफी ज्यादा समय और काफी ज्यादा एफर्ट लेती है। और साथ ही में हम देख पा रहे होते हैं अपने मेजर किम को, जो कि स्वॉर्ड डिवोरिंग सेक्ट के स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल से एक साथ लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पे हम ये भी देख पाते हैं कि कैसे सारे डिसाइपल मिलके एक साथ हमने मेजर किम के ऊपर हमला करता है, लेकिन इसका कोई रीजन नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ पे वो बंदे उनको छू भी नहीं पा रहे होते। और एक एक करके हमारे मेजर किम एक ही वॉर के अंदर उन तीनों के तीनों को बिछा के रख देता है। और यहाँ पे हमें ये भी बताया जाता है, कई बार ऐसा भी होता है जिनके पास रिमार्केबल टैलेंट है, वो इतनी जल्दी प्रोग्रेस करते हैं कि मानो वो नॉर्मल पेस ऑफ ग्रोथ का मजाक उड़ा रहे हैं। और भाई साहब यहाँ पे हम डीमन स्लेइंग सेक्ट के पैट्रियार्क को देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था ये सारी चीजें देखने के बाद। यहाँ पे हमें बताया जाता है सियो ग्योंग के अंदर जो डीमन स्लेइंग सेक्ट है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और रिस्पेक्टेड क्लैंस के अंदर आते हैं, जो कि माने जाते हैं सबसे फाइनेस्ट मार्शल आर्टिस्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, जब तक कि उनके सामने एक आउटसाइडर नहीं आ गया जिसने सारे स्ट्रॉन्ग डिसाइपल को एक ही बार में डिफीट कर दिया। बस 7 महीनों के अंदर मिस्टर किम ने डीमन स्लेइंग सेक्ट के ड्रैगन कटिंग ब्लेड टेक्निक को मास्टर कर लिया और एक फर्स्ट रेट मार्शल आर्टिस्ट बन गए। और भाई साहब जब वो अपनी जीत की तलवार बाहर उठा रहे होते हैं, यहाँ पे हम उसके पैट्रियार्क को भी देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और वो अपने मन में कहता है, फर्स्ट रेट मार्शल आर्टिस्ट, वो भी बस आधे साल की ट्रेनिंग के साथ। यहाँ तक कि टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट भी स्ट्रगल करेंगे अपनी जिंदगी भर ऐसी मास्टरी को अटेन करने के लिए, भले ही वे कितनी भी ट्रेनिंग कर ले। और साथ ही में ये तो हमारा ट्रू डिसाइपल भी नहीं है, ये जस्ट एक बाहर का डिसाइपल है, और बाहर वालों के लिए तो उन्हें ऐसा लगेगा जैसा कि एक भद्दा दाग है जो कि इस कमीने ने हमारे ऊपर लगाया है। और यहाँ पे वो अपने बंदों को ऑर्डर दे देता है अपने मिस्टर किम को पकड़ने के लिए। और यहाँ पे नेक्स्ट पैनल के अंदर हम देख पाते हैं एक बिल्डिंग को जिसको काफी तगड़े तरीके से पहरा दिया जा रहा होता है, और उसके अंदर होते हैं हमारे मिस्टर किम और सीओ। और यहाँ पे हम सीओ को देख पाते हैं जो कि अपने मन में कह रहा होता है, बस एक बात की वजह से पूरा का पूरा डीमन स्लेइंग सेक्ट क्योस में जा चुका है कि किसी आउटर डिसाइपल ने बस 7 महीनों के अंदर एक लेवल ऑफ एन एल्डर को अटेन कर लिया। ये सिचुएशन इतनी ज्यादा अपसेट थी कि मिस्टर किम को डिटेन
डिटेन किया तो किया, साथ में मुझे भी डिटेन कर दिया किसी दूसरे सेक्ट के स्पाई होने के सस्पिशन के अंदर। जिसको सोच के सीओ भैया अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलता है, यार लेकिन मैं यहाँ पे क्यों? वैसे मैं स्पाई हो भी कैसे सकता हूँ अगर मुझे मार्शल आर्ट के बारे में ही नहीं कुछ मालूम। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि बेचारे को तब लाया गया था जब वो अपना काम कर रहा था, बोले तो बिजनेस। और यहाँ पे सीओ अपना मैथ किम से सवाल पूछता है, मिस्टर किम क्या आप परेशान नहीं है? और यहाँ पे हम मिस्टर किम को देख पा रहे हैं जो कि अपनी शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं, हाँ लेकिन किस चीज के लिए? और यहाँ पे अपना सीओ बोलता है, वेल क्या आपको पता है जब वुक्सिया नोवेल के अंदर आपको एज अ स्पाई की तरह एक्यूज किया जाता है, फिर वो लोग आपकी मेरिडियंस या जीआई सेंटर को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि आप दोबारा जिंदगी में कभी भी मार्शल आर्ट का यूज नहीं कर पाए। जिसको सुन के मैजर किम बोलता है, तुम सही हो लेकिन कुछ रीजनों की वजह से मैं अपनी नेक्स्ट वॉल को देख पा रहा हूँ और अगर मैं उसे तोड़ दूं तो मैं नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाऊंगा। और भैया ये सुन के अपना सीईओ काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो अपने मन में कहता, ये सच में एक मॉन्स्टर है। वो अभी अभी फर्स्ट रेड में पहुंचा था और उसे आगे का स्टेज पहले ही दिखने लगा। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि फर्स्ट रेड के बाद आता है मार्शल लेवल और इस लेवल के वॉरियर इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो किसी मेजर सेक्ट के लीडर या एल्डर्स होता है। यून के अंदर तो उनको एज अ ग्रैंड मास्टर भी बोला जाता है और इनके स्किल का लेवल इतना ज्यादा फियरसम होता है जिसकी वजह से ये पूरी कंट्री के अंदर टॉप 1000 के अंदर तो ये आसानी से आ जाता है। और अगर सच में बोला जाए तो इसके आगे ही लेवल की तो बात ही नहीं की जाती मार्शल वर्ल्ड के अंदर, जिसकी वजह से लेवल ऑफ मास्टर एक अल्टीमेट लिमिट बन जाती है जो कि रीच की जा सकती है मार्शल आर्ट ट्रेनिंग से। और यहाँ पे भैया सीईओ अपने मैथ को देखते हुए मन में क्या था, मेरी एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा गलत थी। अगर इसी हिसाब से चीजें चलती रही तो हमें महान ब्लेड्समैन का जन्म 30 साल पहले नहीं बल्कि 40 साल पहले ही देखने को मिल जाएगा। एंड भाई साहब इसी साथ 7 दिन बीत जाते हैं जहाँ पे हम देख पाते हैं अपने मैजर किम को जिसने उस वॉल को ब्रेक करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे हम 3 फूल देख पाते हैं और ब्लू कलर का ऑरा देख पा रहे होते हैं। एंड भाई साहब इसको देखते हुए सीईओ होता है, वो मन में क्या था, ये तो फ्लावर ऑफ जीआई है जो कि बस मास्टर्स बना सकते हैं और साथ ही में ये 3 फ्लावर ओवर द क्राउन है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं मैजर किम उठते हुए अपने सीईओ से बोलते हैं, मैंने उस दीवार को तोड़ दिया है और अब तो मुझे डाउट है कि डीमन स्लेइंग सेक्ट का लीडर भी हमारे लिए कोई खतरा होगा। एंड भाई साहब सीईओ बोलता है, अरे वाह आपका टैलेंट तो मेरी सोच से भी आगे है। जिसको सुन के मैजर किम बोलता है, मैं भी काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पास ऐसा भी कुछ था। शायद इसी की वजह से वुक्सिया नोवेल मुझे बचपन से ही काफी ज्यादा पसंद थी। और भाई साहब ये सारी बात जब वो कर ही रहे होते हैं तभी उनके रूम में काफी सारे डीमन स्लेइंग सेक्ट के लोग आ जाते हैं और यहाँ पे उस ग्रुप को लीड करने वाला बंदा एक लेटर को पढ़ते हुए बोलता है, हमारे सेक्ट लीडर ने आदेश दिया है कि योंगिन एक राइवल सेक्ट का स्पाई है जिसने डीमन स्लेइंग सेक्ट की मार्शल आर्ट चुराने की गुस्ताखी की है, जिसकी वजह से उसकी जीआई सेंटर और उसके हाथों पैरों की मेरिडियन को डिस्ट्रॉय करने का आदेश दिया गया है। और भाई साहब इसको सुन के जो अपना मैजर किम होता है जिसका नाम युंगन भी होता है वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है। और भाई साहब इन बंदों ने अपने बंदों को घेर लिया होता है। यहाँ पे सी उनको समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि अरे मैंने बोला ना हम स्पाइस नहीं है, हम तो खाली। लेकिन उससे पहले सीओ अपनी बात खत्म कर पाता उस ग्रुप का लीडर सीधे अपने सीओ के ऊपर एक पंच रख देता है और भाई साहब वो उससे बोलता है, चुप रहे, हमें तो ये भी रिपोर्ट मिली है तुम लोग अकेले में कुछ कोड लैंग्वेज के अंदर बात करते हो। और भाई साहब ऐसा क्या आने की देर थी, अब मैजर किम अपने एक्शंस में आ जाता है और अपनी एक स्लाइस की तलवार से उस बंदे का हाथ उड़ा देता है। और भाई साहब ऐसा करते ही वो जो बंदा है वो चिल्लाने लगता है। यहाँ पे मैजर किम अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है, कितनी शर्म की बात है, ये मेरा पहला सेक्ट था, मेरी मार्शल पाथ का शुरुआत। एंड भाई साहब उसके पीछे जो मुस्तंडा बंदा होता है वो कहता है, तू छोड़े। और यहाँ पे बंदा अटैक कर पाता अपना मैजर किम सारे बंदों को एक ही साथ लपेट देता है और भाई साहब इतनी बुरी हालत करता है उन लोगों की कि भाई साहब सारे के सारे वहां से दुम दबा के भागना शुरू कर देते हैं। और सबसे आगे भागता वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, अरे नहीं वो तो एक मॉन्स्टर है, भागो हमें अपने लीडर को बताना होगा। और भाई साहब इन सब के ऐसा भाग जाने के बाद अपना मैजर किम अपने सीईओ से पूछता, इनियन वैसे मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं दूसरे सेक्ट में जाके ट्रेनिंग करूंगा, लेकिन तुम क्या करोगे? जिसका जवाब देते हुए सीईओ कहता है, मैं भी आपके साथ चलूंगा, क्यों ना हम अपनी शुरुआत स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ बैटलिंग ड्रैगन से करें जो कि जाना माना इविल सेक्ट है। जिसको सुन के मैजर किम हंसता है और वो कहता है, ठीक है लेकिन तुम्हें पहले निकल जाना चाहिए, हम लोग वही मिलेंगे। और वैसे भी उससे पहले मुझे डीमन स्लेइंग सेक्ट के एल्डर और लीडर से अपना हिसाब चुकता करना है। और भाई साहब इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं एक माउंटेन पीक के ऊपर जहाँ पे हम देख पाते हैं अपने मैजर किम को जो कि हंसते हुए अपने सीईओ से कहता है, इनगन तुम काफी ज्यादा लेट हो। और यहाँ पे हम सीईओ को देख पाते हैं जो काफी ज्यादा थका हुआ था और वो हंसते हुए बोलता है, लेकिन सर मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा जल्दी में है,
अन भाई साहब वो मेजर किम की तलवार पे लगे हुए खून को देख के सोच में पड़ जाता है। वो कहता है कुछ महीनों पहले इन्होंने मेरे वॉयलेंस के ऊपर आवाज उठाई थी। मुझे पता है कि ये जिंदा रहने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, लेकिन फिर भी इस दुनिया ने हमें काफी ज्यादा बदल दिया है। और साथ ही में वो ये भी कहता है काश वो अर्थ पे वापस लौट पाता। अगर उसे रिग्रेस ही होना था तो वो उस टाइम क्यों नहीं हुआ जब वो अर्थ के अंदर था। लेकिन उसके पास कोई भी चारा नहीं है, अभी उसे बस सरवाइव करना होगा भले ही कुछ भी हो जाए। और भाई साहब इसी के साथ ये स्टोरी थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि डीमन स्लेइंग सेक्ट के धोखा दे देने के बाद मेजर किम उसे छोड़ देते हैं और इसके तुरंत बाद ही मिस्टर किम स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ बैटलिंग ड्रैगन पे जीत हासिल कर लेते हैं और वो 2 सालों तक योन के रीजन पे भ्रमण करते हैं और एक एक करके सारे सेक्ट्स को डिफीट कर देते हैं। और बस 3 सालों के अंदर उन्होंने सारी सेक्ट्स को डिफीट कर दिया था और उनकी नेम प्लेट्स ले लिए थे, जिसकी वजह से मिस्टर किम को द ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट का एक भयंकर टाइटल मिलता है। और फिर वो अपनी रेपुटेशन के बलबूते में सारे के सारे सेक्ट्स को अपने अंदर ला के मार्शल आर्ट सेक्ट अलायंस की शुरुआत करते हैं। एंड फिर से यहाँ पे 7 सालों का टाइम स्किप दिखाया जाता है, जहाँ पे सीओ हमें बताता है कि कैसे इस टाइम के अंदर मिस्टर किम और वो एक दूसरे को एज अ भाई की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। और साथ ही में अपने मेजर किम ने अपने सीओ के लिए एक नई मार्शल आर्ट टेक्निक ही बना दी थी। यहाँ पे हम अपने मेजर किम को देख पाते हैं जो कि उस बुक को देते हुए अपने सीओ से बोलते हैं मैं इसको माउंटेन कटिंग शॉर्ट टेक्निक बोलता और इसका नेम सिग्निफाई करता है कि ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये बड़े पर्वत को भी फाड़ के रख सकती है। और साथ ही में अगर तुम इसे मास्टर कर लेते हो तो तुम काफी आसानी से एक मास्टर लेवल मार्शल आर्टिस्ट बन जाओगे। एंड भाई साहब इस बुक के कंटेंट को पढ़ने के बाद अपना बंदा भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो बताता है कि ये जो फर्स्ट एड मार्शल आर्ट की बुक है इसको तो हम दूसरी बुक से कंपेयर भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे बस एक ही समस्या थी। और भाई साहब हम यहाँ पे सीओ को देख पाते हैं जो कि धड़ाम से नीचे गिर गया होता है और यहाँ पे हम मेजर किम को देख पाते हैं जो उसके साथ वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वो उससे कहता है एनहन मुझे माफ करना ये कहने के लिए, लेकिन सच में तुम्हारे पास 0 टैलेंट है। और भाई साहब जिसको सुन के जो अपना बंदा होता है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि मेरा टैलेंट काफी ज्यादा डिजास्टरस था। वो बताता है कि कैसे एक ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट ने उसके लिए टेक्निक बनाई, उसको साथ में सिखाया भी, लेकिन साल भर ट्रेनिंग करने के बावजूद भी बस वो एक 3rd रेट लेवल ही रीच कर पाया है। और यहाँ पे वो अपने मेजर किम के सामने उठते हुए बोलता है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कम से कम मेरे पास मेडिकल टेक्निक के लिए तो टैलेंट है। जिसको सुन के मेजर जवाब देता है हाँ मैं सोचता हूँ शायद सबके पास अपनी अपनी ही स्ट्रेंथ होती होंगी। और यहाँ पे सीओ बताता है टाइम गुजरता गया और उसने 10वें साल में विटनेस किया एक लेजेंडरी स्टेट को। और यहाँ पे हम देख पाते हैं अपने मेजर किम को जिन्होंने अब अपनी अगली वॉल को ब्रेक करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे सीओ बताता है कि इस लेजेंडरी स्टेट को हम बोलते हैं 5GI रिटर्निंग टू द ओरिजिन। और यहाँ पे हम देख पाते हैं अपने मिस्टर किम को जिनकी पूरी बॉडी से लाइट आना शुरू हो गई होती है, उनकी पूरी बॉडी में एबनॉर्मल चेंज होना शुरू हो गए होते हैं। एंड भाई साहब देखते देखते उनकी पूरी बॉडी चेंज हो जाती है और उनकी बॉडी से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि अपनी एमसी को अपनी आंखों को ढकना पड़ जाता है। और वो जब अपनी आंखों से अपने हाथों को उठाते हुए आगे बोलता है यून क्यून। एंड भाई साहब हम देख पाते हैं अपने मेजर किम को जिनकी पूरी बॉडी ही चेंज हो गई होती है। और यहाँ पे किम बोलता है इनह्यून तुम इतने ज्यादा सरप्राइज क्यों हो। एंड यहाँ पे हमें बताया जाता है ये होती है भैया बॉडी रिकंस्ट्रक्शन। एंड भाई साहब इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। और भाई साहब यहाँ पे स्टोरी काफी ज्यादा पीक करना शुरू हो जाती है। आगे ये चैप्टर इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। एंड बिलीव मी गाइस यू गोना लव इट। सो या अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।